जब आप फ्रक्टोज का ट्रीटमेंट HI से करेंगे नॉर्मल हेक्सेन मिलेगा, 6 कार्बन एटम स्ट्रेट चेन में है। हाइड्रोक्सिलामीन से कराएंगे रिएक्शन हो जाएगी, कार्बोनिल ग्रुप का कंफर्मेशन है। ब्रोमीन वाटर से ऑक्सीडेशन कराएंगे, ऑक्सीडेशन नहीं होगा, यानी कि कार्बोनिल ग्रुप एल्डिहाइड नहीं है, कौन सा है, कीटोनिक ग्रुप है। 5 OH ग्रुप क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट है, तो जब आप एस्टरिफिकेशन कराएंगे या एसिडिक एनहाइड्राइड से ट्रीट कराएंगे तो आपको 5 पोजीशन पर एस्टरिफिकेशन होगा, पेंटा एसाइलेटेड कंपाउंड बनेगा फ्रक्टोज का। ये कंफर्म करेगा कि यहाँ पर 5 OH ग्रुप प्रेजेंट है। और लास्टली जब आप इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो नंबर 1 वाला जो कार्बन है वो भी COOH में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और जो कार्बन नंबर 6 वाला CH2OH है, क्योंकि वो प्राइमरी अल्कोहल है, ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि इसमें 2 प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है और 3 कैसे सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप है। ठीक है ना। तो इस तरह से फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर को हम डिड्यूस कर सकते हैं, जिसमें 6 कार्बन एटम स्ट्रेट चेन में कार्बोनिल ग्रुप आपका कीटोनिक ग्रुप है, और नंबर 1 पर और नंबर 6 पर 2 प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है। तो इस तरह से आपके सामने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। जैसा आपने ग्लूकोज में पढ़ा था, कि वहां पर C1C5 हेमी एस्टर लिंकेज डेवलप होती है, वैसे ही फ्रक्टोज भी 2 साइक्लिक फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। और यहाँ पर जो लिंकेज है वो C1 और C5 के बीच में ना बन करके C2 और C5 के बीच में डेवलप होती है। मैं देखिए आपको बना के दिखाता हूँ स्ट्रक्चर। ये आपके सामने फ्रक्टोज है, दिस इज CH2OH, नंबर 2 पर कीटोनिक ग्रुप, 3rd कार्बन पर OH लेफ्ट में ओरिएंटेड रहता है। जैसा स्पेटियल अरेंजमेंट हमें मिला, यानी कि फिशर को मिला, वैसे ही इन्होंने प्रपोज किया होगा ग्लूकोज के स्ट्रक्चर की तरह ही। और ये 4th कार्बन, ये 5th कार्बन, और जो लास्ट कार्बन नंबर 6 है उस पर CH2OH प्रेजेंट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो कार्बन नंबर 2 और ये कार्बन नंबर 5 के बीच में लिंकेज डेवलप हो जाएगी। और ये लिंकेज जब डेवलप होगी तो क्या होगा, देखिए ये जो H है इट विल माइग्रेट टू दिस ऑक्सीजन एटम, और ये जो ऑक्सीजन यहाँ पर बच रहा है कार्बन नंबर 5 पर, ये कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 5 के साथ लिंकेज डेवलप कर लेगा, विच इज कॉल्ड हेमी कीटल लिंकेज, क्योंकि कीटोनिक ग्रुप और OH ग्रुप के बीच में डेवलप हो रही है। तो ये लिंकेज क्या कहलाएगी, आपकी हेमी कीटल लिंकेज कहलाएगी। इस तरह से देखिए, ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 1, इसको थोड़ा सा इस तरह से ओरिएंट कर देते हैं। कार्बन नंबर 1 पर 1 वाला जो CH2OH है, ये OH यहाँ पर आ गया, ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है, ये आपका H राइट में नंबर 3rd पर OH, देन OH, H, कार्बन नंबर 5 OH, and this is carbon number 6 CH2OH। यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन एटम है ये कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 5 के बीच में हेमी कीटल लिंकेज डेवलप कर लेगा। इस तरह से देखिए, ये C2C5 हेमी कीटल लिंकेज है इन द स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। अगर OH इसमें राइट साइड में ओरिएंटेड है देन इट इज कॉल्ड अल्फा। और देखिए यहाँ पर क्योंकि ये एसिमेट्रिक कार्बन नंबर 5 जो इस पर OH राइट साइड में ओरिएंटेड है, तो ये कौन सा होगा, डी फ्रक्टोज। इट इज योर डी फ्रक्टोज, दिस इज डी फ्रक्टोज। और अगर OH राइट साइड में ओरिएंटेड है ऑन पेपर, जैसा आपने यहाँ पे बनाया हुआ है, तो ये आपका बन जाएगा अल्फा डी फ्रक्टोज। और अगर आपको बीटा डी फ्रक्टोज बनाना हो तो एक चेंज आप करने वाले हैं केवल,
वो चेंज क्या रहेगा, देखिए ये कार्बन नंबर 2 पर जो OH ग्रुप है दैट विल बी ओरिएंटेड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज CH2OH, दिस इज कार्बन नंबर 3, ये कार्बन नंबर 1 हो गया, ये कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3 पर जो OH लेफ्ट में ओरिएंटेड है वैसे ही हमने बना दिया, देन 4, देन 5 एंड देन 6 कार्बन पर CH2OH। यहाँ पर हमें लिंकेज दिखानी है डेवलप होते हुए C2 और C5 के बीच में, तो वो लिंकेज हम यहाँ दिखा दे रहे हैं, देखिए ये C2 C5 ये ऑक्सीजन एटम आ गया, हेमी कीटल लिंकेज डेवलप हो गई 4 ये 5th कार्बन और 2nd कार्बन के बीच में। तो ये सब आपस में इंटर कन्वर्टेबल हैं, जैसे आपने पढ़ा था ग्लूकोज में अल्फा डी बीटा डी के बीच में, ऐसे ये सारी फॉर्म्स भी एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल हैं। और ये आपके सामने बीटा डी फॉर्म है, दिस इज द बीटा डी फ्रक्टोज। अब आप मुझे बताओ क्या ये बीटा डी और अल्फा डी आपस में एनोमर्स हैं? आर दे एनोमर्स? यस, अल्फा डी बीटा डी फ्रक्टोज आर एनोमर्स बिकॉज किसी एक पर्टिकुलर कार्बन एटम पर ग्रुप ऑफ एटम्स या एटम्स का ओरिएंटेशन स्पेस में डिफर होने की वजह से अराइज हो रहे हैं। कार्बन नंबर 2 पर अगर OH राइट हैंड साइड में ओरिएंटेड है देन इट इज कॉल्ड अल्फा डी फ्रक्टोज, और अगर ये लेफ्ट हैंड साइड में ओरिएंटेड है देन इट इज कॉल्ड बीटा डी फ्रक्टोज। तो ये C2 कार्बन यहाँ पर है एनोमेरिक कार्बन, और अगर आपको याद आ रहा हो ग्लूकोज में एनोमेरिक कार्बन कौन सा था? C1, और फ्रक्टोज में ये एनोमेरिक कार्बन कौन सा है? C2। तो ये आपस में एनोमर्स भी हैं। जिस तरह से हमने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, ये देखिए ये जो अभी स्ट्रक्चर हमने बनाई दोनों कैसे थे? रिंग साइक्लिक स्ट्रक्चर्स हैं फ्रक्टोज। अगर हम चाहें कि ये साइक्लिक स्ट्रक्चर्स को हम रिंग की फॉर्म में एक्सप्लेन कर दें, जैसा हमने ग्लूकोज का किया था पारेनोज स्ट्रक्चर्स की फॉर्म में, पारेन जो एक हेटेरोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसकी हेल्प से, ऐसे ही एक कंपाउंड है हमारे पास हेटेरोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज फ्यूरॉन। इस फ्यूरॉन की हेल्प से आपके सामने साइक्लिक स्ट्रक्चर्स थे, और अब हम फ्यूरॉन की हेल्प से हम इसके रिंग स्ट्रक्चर को शो करेंगे। देखिए ये फ्यूरॉन है, इसको हमने इस तरह से डिपिक्ट कर लिया है, बहुत ही सिंपल है। ये कार्बन नंबर 2, ये 3, ये 4, ये 5, CH2OH OH CH, फिर देन कार्बन नंबर 3 पे आपको मालूम ही है कार्बन नंबर 3 का जो OH का ओरिएंटेशन है वो बाकी OH के ओरिएंटेशन से अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये इनसाइड चला गया, ये HOH, और ये नंबर 5 पर H और CH2OH बचा। देखिए आप इसको टैली भी कर सकते हैं, लेकिन बच्चों को कंफ्यूजन ये होता है सर आपने ये बताया कि देखिए CH2OH यहाँ पे सेम साइड में, तो आपने इसको अल्फा डी बोला, और फ्रक्टोज में आप देख रहे हैं CH2OH इधर है और यहाँ पे CH2OH ऐसे लिखा है, तो आप ये CH2OH कैसा भी लिख सकते हो 6th वाला, ये इधर भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। जो एनोमेरिक फॉर्म्स बनी है वो कार्बन नंबर 2 पर OH का ओरिएंटेशन स्पेस में डिफर होने की वजह से बनी है। तो अगर OH ऑन पेपर राइट साइड में बनाऊंगा तो अल्फा डी लिखूंगा, और अगर OH लेफ्ट साइड में बनाऊंगा नंबर 2 पर एनोमेरिक कार्बन पर तो उसे बीटा डी फॉर्म लिखूंगा। ये CH2OH जैसा लिखा दिख रहा है ऐसा लिखूं, या इसको मैं इस फॉर्म में लिख दूं तो भी बात वही है। क्या? ये वाली यहां ना लिख के इसको इस तरह से कर दूं मैं, ये बात वही है स्पेस में, 3 डायमेंशन स्पेस में ये बात वही है। तो इस तरह से यहां पर आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि यहाँ पर सर OH तो सामने नहीं आ रहा है CH2OH की जैसे यहाँ पर दिख रहा है, तो वो बात वही है। तो जब आप इसको रिंग स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करोगे तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, अगर CH2OH सेम साइड में आ रहे हैं देन इट इज द अल्फा डी फॉर्म, और अगर CH2OH अपोजिट जा रहे हैं या CH2OH के सामने यहाँ पर कार्बन नंबर 5 पर कार्बन नंबर 2 पर OH आ रहा है तो ये आपकी बीटा डी फॉर्म कहलाएगा। बहुत इजी है इन्हें याद रखना, लेकिन याद उन बच्चों को रह पाता है जो इसको अपने हाथ से बनाने की प्रैक्टिस करते हैं। देखिए जिस तरह से हमने ग्लूकोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर्स को पारेनोस की हेल्प से रिंग स्ट्रक्चर में कन्वर्ट किया था,
डिपिक्ट किया था, वैसे ही जो फ्रक्टोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर्स है अल्फा डी और बीटा डी फॉर्म, इनको भी हम साइक्लिक स्ट्रक्चर्स की फॉर्म में डिपिक्ट कर सकते हैं। और क्योंकि ये काम हैवर्थ ने किया था, इनको हम हैवर्थ स्ट्रक्चर्स ही बोल सकते हैं। तो ये जो कंपाउंड फ्यूरॉन है, इसकी हेल्प से इन्होंने इस साइक्लिक स्ट्रक्चर को रिंग स्ट्रक्चर में कन्वर्ट किया। मैं आपको ये बना के दिखाता हूँ, देखिए दिस इज फ्यूरॉन। अब इस पर आपको ओरिएंट करना है। ये कार्बन नंबर 2, ये CH2OH, कार्बन नंबर 1, दिस इज OH, ये 1, ये 2। कार्बन नंबर 3 पर आपको मालूम है OH का ओरिएंटेशन डिफरेंट मिला था, H। देन 4 पर H, OH। और नंबर 5 कार्बन पर आप देख सकते हैं, नंबर 5 कार्बन पर क्या है, एक तो H है और एक CH2OH। तो ये H आ गया और ये आ गया आपके पास CH2OH। तो अगर ये CH2OH सेम साइड में दिख रहे हैं आपको इस फ्यूरॉन रिंग में, ये कहलाते हैं फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। इट इज कॉल्ड फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। तो फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज में जैसा आप देख सकते हैं CH2OH सेम साइड में आ रहे हैं, तो ये कहलाएगा आपका अल्फा डी फ्रक्टोज। इट इज कॉल्ड अल्फा डी फ्रक्टोज। और अगर आप कार्बन नंबर 2 पर, जो कि एरोमेरिक कार्बन है, OH और CH2OH का ओरिएंटेशन स्पेस में डिफर कर दें, यानी कि रिवर्स कर दें, तो आपको बीटा डी फ्रक्टोज वाली फॉर्म मिल जाएगी। ये बीटा कैसे बना, वो कार्बन नंबर 2 पर जो OH और CH2OH का ओरिएंटेशन डिफर होने की वजह से बना। कैपिटल डी कैसे बना, वो बना इसकी वजह से, क्योंकि कार्बन नंबर 5 पर जो OH था कैसा था, ओपन चेन स्ट्रक्चर में राइट साइड में था। और ये माइनस का मतलब क्या है, ये जो ब्रैकेट में माइनस बना है, इसका मतलब ये कैसा है, लीवो रोटेटरी है। लीवो रोटेटरी का मतलब है कि ये जो आपके सामने बीटा डी फ्रक्टोज है, ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। ऐसे ही ये भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही रोटेट करेगा। तो सबका अपना अपना सिग्निफिकेंस है। अल्फा बीटा कैसे बने, एरोमेरिक कार्बन पर एटम्स OH की पोजीशन डिफर होने की वजह से बनी। डी फॉर्म कैसे बनी, डी फॉर्म बनी कार्बन नंबर 5 पर जो OH का ओरिएंटेशन है राइट साइड में, यहां पर था OH ऑन पेपर, तो ये डी फॉर्म बनी। और ये माइनस का सिग्निफिकेंस क्या है, माइनस का सिग्निफिकेंस क्या है, ये एल फॉर्म है, स्मॉल एल से शो करते हैं, या इसकी जगह माइनस भी आप लिख सकते हो। इस एल का मतलब हेलो एल्केन हेलो रिंग्स में हमने पढ़ा हुआ है। इट मींस द कंपाउंड will show optical activity and it rotates the ppn in anti-clockwise direction। तो ये आपके सामने फ्रक्टोज के बारे में बात हुई। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज मोनोसैकेराइड्स में आपको पढ़ने थे, जिसमें ग्लूकोज का तो आपने स्ट्रक्चर भी डिड्यूस किया। आपने ग्लूकोज में ओपन चेन स्ट्रक्चर कैसे क्या प्रॉब्लम्स रहती हैं वो आपने सीखी। प्रॉब्लम्स क्यों रहती हैं उसका सोल्यूशन आपने देखा, क्योंकि साइक्लिक स्ट्रक्चर्स की फॉर्म में इक्विलिब्रियम मिक्सचर में ग्लूकोज एग्जिस्ट करता है। फिर एनोमेरिक फॉर्म्स आपने पढ़ी, म्यूटर रोटेशन के बारे में आपने देखा कि अगर आप अल्फा डी ऐड करेंगे तो वो इक्विलिब्रियम मिक्सचर में पहुंच जाएगा थोड़े समय बाद। आप बीटा डी ऐड करेंगे वाटर में तो कुछ समय बाद वो भी इक्विलिब्रियम मिक्सचर में पहुंच जाएगा, है ना। तो ये जो स्पॉन्टेनियस चेंज होता है ऑप्टिकल रोटेशन में, दैट इज कॉल्ड म्यूटर रोटेशन, जो कि आपको अल्फा डी, बीटा डी और ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज में मिलता है। फिर आपने ग्लूकोज का पायरेनोज स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया, राइट। उसके बाद आपने फ्रक्टोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर पढ़ा और किस तरह से उसमें हेमिकीटल C2C5 लिंकेज डेवलप होती है उसको आपने सीखा। और इन साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज को आप रिंग की फॉर्म में भी या हैवर्थ स्ट्रक्चर्स की फॉर्म में भी डिपिक्ट कर सकते हैं, जैसा आपने अल्फा डी और बीटा डी फॉर्म्स को यहाँ पर फ्यूरॉन की हेल्प से एक्सप्लेन किया हुआ है। इसके बाद 2021 के लिए डाइसैकेराइड्स पूरी तरह से सिलेबस में हट गए, इनका कोई डिस्कशन हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। हालांकि हमें आइडिया होना चाहिए सुक्रोज के बारे में कि सुक्रोज की अगर हाइड्रोलिसिस होगी तो हमें 2 यूनिट मिलेंगी मोनोसैकेराइड्स की, वन इज डी ग्लूकोज एंड सेकंड इज डी फ्रक्टोज। एक बड़ा इंपॉर्टेंट सी बात है सुक्रोज के बारे में, सुक्रोज को हम इनवर्ट शुगर ही बोलते हैं।
सुक्रोज इज नोन एज इनवर्ट शुगर। और एक मैं आपको बता चुका हूँ, ये हमारे सिलेबस की एक ही नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। नॉन रिड्यूसिंग का मतलब है कि टॉलरेंस रीजेंट और फैलिंग सोल्यूशन को रिड्यूस नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, उसकी वजह भी जान लेते हैं। यहाँ पे C1 और C2 कार्बन के बीच में जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनी है ना, इसमें इसका एल्डिहाइडिक ग्रुप जो है और जो फ्रक्टोज का कीटोनिक ग्रुप है वो इंगेज हो गया है। तो फ्री ना होने की वजह से जो सुक्रोज है that act as a non-reducing sugar. Since the reducing groups of glucose and fructose are involved in glycosidic bond formation. आपसे पूछ सकते हैं what type of linkage exists in sucrose? तो C1 C2 glycosidic linkage. तो ये बता रहे हैं आपको, since the reducing group of glucose and fructose are involved in glycosidic bond formation, that's why sucrose is a non-reducing sugar. बाकी जो आपके डाइसैकेराइड्स है, माल्टोज हो गया, लैक्टोज हो गया, जिसे आप मिल्क शुगर बोलते हो, उनमें ग्रुप फ्री रहता है और वो रिड्यूसिंग शुगर की तरह काम कर सकते हैं। तो मैं यहाँ बात कर रहा था बड़ी इंपॉर्टेंट सी, वो है हमारे पास कि सुक्रोज को हम इनवर्ट शुगर ही बोलते हैं। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन जो थोड़े से लो ऑर्डर के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें आ जाता है, विच ऑफ द शुगर इज पॉपुलरली नोन एज इनवर्ट शुगर, और इनवर्ट शुगर इज, तो ऑप्शन दे दिए तो उसमें सुक्रोज हो जाएगा, जो घर में डेली हम यूज करते हैं चाय बनाने में। क्यों बोला इसको इनवर्ट शुगर? इसकी वजह ये, सुक्रोज जो है वो खुद डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, यानी कि सुक्रोज जो है वो प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है, लेकिन आफ्टर हाइड्रोलिसिस इसका जो सोल्यूशन बन के आएगा दैट बिहेव्स एज लीवोरोटेटरी, यानी कि सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस के बाद ऑप्टिकल रोटेशन क्या हो गया, रिवर्ट हो गया, इन्वर्ट हो गया। जो सुक्रोज डेक्स्ट्रोरोटेटरी था, हाइड्रोलिसिस के बाद जो सोल्यूशन मिला वो कैसा बिहेव कर रहा था, लीवोरोटेटरी की तरह। इसी वजह से सुक्रोज को हमने इनवर्ट शुगर बोल दिया पॉपुलरली। ऐसा क्या हुआ, देखिए, जो सुक्रोज का जो फ्रक्टोज का लीवोरोटेशन है, हाइड्रोलिसिस के बाद 2 यूनिट मिल रही थी ना आपको, हाइड्रोलिसिस के बाद आपको 2 यूनिट मिल रही थी, वन इज फ्रक्टोज, सेकेंड इज ग्लूकोज। तो आपको ये बात मालूम है कि ग्लूकोज का इक्विलिब्रियम मिक्सचर पर ऑप्टिकल रोटेशन कितना मिलता है, 52.5 डिग्री। और मैं बताता हूं आपको कि फ्रक्टोज का जो ऑप्टिकल रोटेशन है वो कितना रहता है, -92.4 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ कि जो फ्रक्टोज है वो लीवोरोटेटरी है और ग्लूकोज कैसा है, डेक्स्ट्रोरोटेटरी है। अब क्योंकि लीवोरोटेटरी वाली डिग्री ज्यादा है, इसलिए जो माइनस ये प्लस का 52.5 रोटेशन है, इट विल बी कैंसिल आउट बाय -52.5, और जो रिजल्टेंट सोल्यूशन वो कैसा काम करेगा, माइनस का ही बचेगा आपके पास, और वो कैसा काम करेगा, लीवोरोटेटरी की तरह काम करेगा, माइनस का बचेगा ना। तो ये बात कह रहे हैं, देखिए, since the levo-rotation of fructose is -92.4 degree is more than dextro-rotation of glucose which is +52.5 degree, the mixture act as levo-rotatory. Thus, hydrolysis of sucrose brings about a change in the sign of rotation towards PPL from dextro to levo, and the product is named as invert sugar. So sucrose के hydrolysis के बाद जो product बनता है वो लीवोरोटेटरी होता है, जबकि सुक्रोज खुद में कैसा है, डेक्स्ट्रोरोटेटरी है। माल्टोज के बारे में बता रखा है आपको, ये भी रिड्यूसिंग शुगर है, और हाइड्रोलिसिस करेंगे तो 2 यूनिट अल्फा डी ग्लूकोज के आपको मिलेंगे। लैक्टोज आपका मिल्क शुगर है, ठीक है, और इसीलिए आपने देखा काफी टॉफीज आती है, महालैक्टो किंग, तो जो लैक्टो वर्ड है वो यहीं से लिया गया मिल्क शुगर का, और ये हाइड्रोलिसिस करने पर बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज की यूनिट्स प्रोवाइड करेंगे, ये भी एक रिड्यूसिंग शुगर है। पॉलीसैकेराइड्स आपके सिलेबस से हट गए, जैसे स्टार्च है, ये 2 मेन कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, एमाइलोज और अमाइलोपैक्टिन, ठीक है। अमाइलोज एक सिंपल सा स्ट्रक्चर है, ये जो काफी अल्फा डी ग्लूकोज की यूनिट्स है, C1 C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जुड़ते चले जाते हैं, लेकिन अमाइलोपैक्टिन जो है
वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। स्टार्च के दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं, एमाइलोज और अमाइलोपैक्टिन। और जो अमाइलोपैक्टिन इसमें क्या होता है, C1C4 तो ग्लाइकोसिड लिंकेज होती ही है, साथ में C1C6 ग्लाइकोसिड लिंकेज भी डेवलप हो जाती है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा है, अमाइलोपैक्टिन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, वो क्या है, ग्लाइकोजन को हम बोलते हैं एनिमल स्टार्च। क्या बोलते हैं, क्यों, क्योंकि जो ग्लाइकोजन का केमिकल कंपोजिशन है, केमिकल स्ट्रक्चर है, बिल्कुल जो स्टार्च का मेन कंपोनेंट है 85% एमाइलोपैक्टिन उसकी तरह होता है। ग्लाइकोजन का जो केमिकल स्ट्रक्चर है बिल्कुल अमाइलोपैक्टिन जो स्टार्च का मेन कंपोनेंट है लगभग 85% उसकी तरह होता है। इसीलिए ग्लाइकोजन को एनिमल स्टार्च बोलते हैं। इसलिए नहीं कि एनिमल्स में फूड का स्टोरेज लिवर के अंदर ग्लाइकोजन की फॉर्म में होता है। हम भी एनिमल्स हैं, हमारे अंदर ही फूड का जो स्टोरेज है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में लिवर में होता है, एडिपोज टिश्यूज में होता है जहां फैट की अमाउंट ज्यादा होती है। इसलिए इसको, अच्छा फ्रूट्स में क्या है, फ्रूट्स में भी जो फूड का स्टोरेज है स्टार्च की फॉर्म में होता है, तो इसलिए इसको एनिमल स्टार्च नहीं बोलते कि प्लांट्स में और एनिमल्स में फूड का स्टोरेज दोनों स्टार्च की ग्लाइको स्टार्च, जैसे प्लांट्स में फूड का स्टोरेज स्टार्च की फॉर्म में, एनिमल्स में फूड का स्टोरेज ग्लाइकोजन की फॉर्म में, इसलिए इसको एनिमल स्टार्च नहीं बोलते। एनिमल स्टार्च इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो ग्लाइकोजन है उसका केमिकल स्ट्रक्चर बिल्कुल अमाइलोपैक्टिन की तरह है जो कि स्टार्च का मेन कंपोनेंट है। द कार्बोहाइड्रेट्स आर स्टोर्ड इन एनिमल बॉडी एज ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन एक पॉलीसेकेराइड है। इट इज ऑल्सो नोन एज एनिमल स्टार्च बिकॉज इट्स स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू द अमाइलोपैक्टिन एंड इज रादर मोर हाईली ब्रांच्ड। ठीक है, तो केमिकली सिमिलर होने की वजह से ग्लाइकोजन को हमने एनिमल स्टार्च बोला है। इट इज प्रेजेंट इन लिवर, मसल्स एंड ब्रेन। When the body needs glucose, enzymes break the glycogen down to glucose. Glycogen is also found in yeast and fungi. कभी आप फास्टिंग करते हैं, कभी आप प्रिडिक्ट करते हैं कि आप फास्टिंग पे हैं, कभी आप जो है मम्मी से रूठ जाते हैं कि आज खाना नहीं खाऊंगा, आपने मेरे मन की चीज नहीं बनाई, तो उस समय जो आपने कल छोले भटूरे सूते थे इन वाटर, ग्लूकोज और सुक्रोज आर सॉल्युबल इन वाटर। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के आंसर में ग्लूकोज और सुक्रोज के स्ट्रक्चर में आप देखेंगे कई सारे OH ग्रुप हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी। कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब यही है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड विच आर आइदर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स और हाइड्रोलिसिस फर्निश द सेम पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स और बोथ द कंपाउंड्स। तो क्योंकि ग्लूकोज और सुक्रोज के स्ट्रक्चर में लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं, दे आर इन्वॉल्व्ड in hydrogen bond formation with water, that's why they are soluble in water। आपने प्रैक्टिकली भी देखा है ग्लूकोज कितना जल्दी वाटर में soluble हो जाता है, क्योंकि ग्लूकोज में जो पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप हैं, जो OH ग्रुप्स हैं, वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं और वाटर में अच्छे से soluble हो जाएंगे। जबकि साइक्लोहेक्सेन टोटली हाइड्रोकार्बन पार्ट है, हाइड्रोफोबिक पार्ट है, बेंजीन भी टोटल हाइड्रोफोबिक पार्ट है। तो लाइक डिसॉल्व लाइक प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो हाइड्रोफोबिक सब्सटेंसेस हैं, जैसे साइक्लोहेक्सेन हो गया, बेंजीन हो गया, दे वुड बी सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक बेंजीन, टॉलिन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन डाइसल्फाइड, लेकिन वाटर के साथ सॉल्युबल नहीं होंगे बिकॉज दे आर नॉन पोलर। तो इसका सीधा सीधा आंसर लिखेंगे बिकॉज ग्लूकोज एंड सुक्रोज, the hydroxyl groups present in glucose or sucrose can develop or develops hydrogen bonding with water molecules, that's why they are soluble। what are the expected products of hydrolysis of lactose? अभी बताया मिल्क शुगर है, लैक्टोज की अगर हाइड्रोलिसिस आप करेंगे तो आपको एक यूनिट तो मिलेगी गैलेक्टोज की और एक यूनिट मिलेगी आपको ग्लूकोज की, जैसा आपको यहाँ स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है। देखिए, एक मिलेगा बीटा डी गैलेक्टोज हाइड्रोलिसिस पर और एक यूनिट मिलेगी बीटा डी ग्लूकोज। अगर आप बीटा डी वगैरह याद नहीं रख पाते हैं, ग्लूकोज और गैलेक्टोज ही लिख देते हैं, तो भी एग्जामिनर्स नंबर आपको दे दिया करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डू यू एक्सप्लेन द एब्सेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप
इन द पेंटा एसिटेट ऑफ डी ग्लूकोज। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बच्चे लैंग्वेज अच्छी नहीं लिखते, जबकि एनसीईआरटी में बिल्कुल क्लैरिटी के साथ लिखा हुआ है। हाउ डू यू एक्सप्लेन द एब्सेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप इन द पेंटा एसिटेट ऑफ ग्लूकोज। जो 3 प्रॉब्लम्स बताई थी आपको, जो ओपन चेन स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं हो रही थी, उसमें इस बात का जिक्र किया गया है। मैं आपको दिखा देता हूं, देखिए एनसीईआरटी में क्या एग्जैक्ट लैंग्वेज आपको लिखनी चाहिए। ये लाइन लिखनी चाहिए आप, द पेंटा एसिटेट ऑफ ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिलामीन। ये बात पूछ रहे हैं आपसे, कैसे बताओगे कि जो पेंटा एसिटेट ऑफ ग्लूकोज है उसमें CHO ग्रुप की एब्सेंस कैसे शो करोगे। तो आप उसका ट्रीटमेंट किससे कराओगे, हाइड्रोक्सिलामीन से, NH2OH से, और वो रिएक्शन करेगा नहीं, ऑक्साइड्स बनेंगे नहीं। तो ये क्या सपोर्ट करेगा, ये सपोर्ट करेगा, इंडिकेट करेगा एब्सेंस ऑफ द फ्री CHO ग्रुप, does not react with hydroxylamine indicating the absence of free CHO group। तो उस क्वेश्चन के आंसर में आपको ये बात लिखनी थी। इसके यूजेस हटके मैंने आपको बताया। नाउ वी कम टू प्रोटीन्स। प्रोटीन्स को भी हमें डिटेल में पढ़ना है, बढ़िया टॉपिक है। एक ये बचा और न्यूक्लिक एसिड्स हमारे पास बचे, DNA RNA, विटामिन वगैरह। अब खाएंगे, पढ़ेंगे नहीं, ठीक। हाँ, विटामिन भी डिलीट हो गया पोर्शन, मैं आपको दिखा दूंगा बाद में। अभी फिलहाल हम प्रोटीन्स के बारे में बात करते हैं। तो जो प्रोटीन्स हैं ये मोस्ट अबंडेंट मॉलिक्यूल्स हैं लिविंग सिस्टम के अंदर। यानी कि इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरी की पूरी जो बॉडी है लिविंग सिस्टम्स की, उसमें हर जगह प्रोटीन प्रेजेंट रहेगी। प्रोटीन्स आर द मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल्स ऑफ द लिविंग सिस्टम। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे which biomolecule is the most abundant in the living system, तो आप इसको आंसर करेंगे प्रोटीन्स को। और जो प्रोटीन्स के सोर्सेज हैं वो बात करेंगे, लेकिन ये लगभग बॉडी के हर पार्ट में रहते हैं एंड फॉर्म द फंडामेंटल बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ लाइफ। और इनके जो चीफ सोर्सेज हैं वो प्रोटीन्स के कौन कौन है, मिल्क है, चीज है, पल्सेस हैं, पीनट्स हैं, फिश है, मीट है, ये सब इसके अच्छे सोर्सेज हैं। जो बच्चे मिल्क नहीं पीते उनकी बड़े होके शादियां नहीं हो पाती। हाँ, मैंने देखा है। एक चल रहा था इस तरह से, वाइवा चल रहा था बच्ची का, शादी में इंटरव्यू चल रहा था, कुछ भाई बोले चीज मुझे पसंद नहीं है, कर्ड मुझे पसंद नहीं है, मिल्क से तो मुझे उल्टी हो जाती है, तो मना कर दिया लड़के वालों ने। हाँ, उसकी जो लड़के की जो फादर इन लॉ थे, मतलब जो लड़के के फादर थे वो डॉक्टर थे, उन्हें मालूम मिल्क की इंपॉर्टेंस क्या है। जितने भी प्रोटीन्स हैं ये सब पॉलीमर्स हैं किसके, अमाइनो एसिड्स के, और खास करके अल्फा अमाइनो एसिड्स के। यानी कि आप बोल सकते हो प्रोटीन्स आर द पॉलीमर्स ऑफ अल्फा अमाइनो एसिड्स। ये अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं इनके बारे में हम सीख लेते हैं। आप जैसा स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, ये हमारे पास एक जनरल अमाइनो एसिड हमने एक्सप्रेस किया है, जहाँ पे आर कोई भी साइड चेन में हो सकती है, ये अल्काइल भी हो सकती है, एराइल भी हो सकती है, कितनी लॉन्ग ब्रांचिंग सब हो सकता है। तो अगर ये NH2 ग्रुप प्रेजेंट है, ये अमाइनो